नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका अभिनव के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपना जो सेशन रहेगा वो वायुमंडल से संबंधित है, जिसमें हम वायुमंडल का संगठन कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनता है और वायुमंडल को जो है ना कितनी परतों में या कितने लेयर्स में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से लेयर्स की कौन कौन सी परत की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, उन सभी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। हालांकि अपना जो एम रहेगा वो एसएससी बेस ही रहेगा और मैं आपको बताता रहूंगा कि इस प्रकार के जो प्रश्न है ना वो यहाँ से बन सकते हैं। तो अपना जो उद्देश्य है वो एसएससी को लेकर ही रहेगा, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है वायुमंडल, है ना। आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल, तो वायुमंडल किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना किस किस को है, हालांकि यहीं से इजी टॉपिक है ये। सबसे पहली बात तो ये कि वायुमंडल की परिभाषा इसमें हमें देखनी है, ठीक है। फिर हमें वायुमंडल का क्या देखना है, संगठन देखना है। संगठन में जैसे इस वायुमंडल का जो संगठन है वो विभिन्न गैसों से मिलकर बना है ना, जलवाष्प से मिलकर बना है और आपके एरोसॉल्स से मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ आपके बिल्कुल इजी क्या बनेंगे, प्रश्न बनेंगे। और तीसरा हम देखेंगे कौन सा, वायुमंडल की विभिन्न परतें, ठीक है। इन परतों में एक तो आपकी कौन सी परत हो जाएगी, क्षोभ मंडल है, ठीक है ना। इसके अलावा जाओगे तो कौन सा हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, मध्य मंडल आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में देख लेंगे कौन सा, आयन मंडल, और लास्ट हो जाएगा आपका कौन सा, बहिर्मंडल, ठीक है ना। कौन सा मंडल हो जाएगा, बहिर्मंडल। इन दोनों को किस में रखा जा सकता है, इन दोनों को ताप मंडल में रखा जा सकता है। तो ये आज का अपना क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करें वायुमंडल, और वायुमंडल में क्या कि वायुमंडल की परिभाषा कि वायुमंडल किसको कहा जाता है। तो आप सभी जानते हो जो वायुमंडल है वो विभिन्न गैसों का, है ना। वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा होगी, परिभाषा क्या होगी, देखो इधर वायुमंडल, है ना। परिभाषा ये होगी, वायुमंडल विभिन्न गैसों का, किनका, विभिन्न गैसों का, विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है, ठीक है। असमांगी मिश्रण है कौन, वायुमंडल। कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, ठीक है। लिखा हुआ है विभिन्न गैसों का क्या है, असमांगी मिश्रण है। असमांगी का मतलब ये हो गया कि विभिन्न गैसें हैं जो एक दूसरे में समाहित नहीं होती, विभिन्न गैसों का क्या रहता है, अपना अपना अस्तित्व रहता है। तो ये क्या है, वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। किस प्रकार का मिश्रण है, असमांगी मिश्रण है, मतलब अलग अलग गैसों का जो है ना अपना अपना क्या रहता है, अस्तित्व रहता है। तो वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है ना। वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यहाँ ये जरूर ध्यान देख लेना कि गैस क्या है, गैस जो होती है ना वो एक भौतिक राशि होती है। गैस क्या होती है, एक आपकी भौतिक राशि होती है। फिजिक्स में गैस को क्या माना जाता है, एक भौतिक राशि आपकी माना जाता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है, मतलब विभिन्न गैसें जो है ना वो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, वायुमंडल का निर्माण करती हैं, ठीक है। अगली बात करें कि ये जो वायुमंडल है ना भाई, जैसे कौन है अपना, अगर अपन किसकी बात करें, ये अपनी पृथ्वी है ना। ये अपनी कौन है, पृथ्वी है। हमने मान लिया कि ये अपनी कौन है, पृथ्वी है, ठीक है। इस पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी का क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। तो ये पृथ्वी का क्या हो गया, वायुमंडल, ठीक। ये कौन है, वायुमंडल है। तो पृथ्वी का ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ क्यों है, या पृथ्वी के साथ ये संलग्न क्यों है, या पृथ्वी के चारों ओर ये क्यों फैला हुआ है। भाई वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है, ठीक है। अब ये जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है ये पृथ्वी के चारों ओर क्यों संलग्न है, या पृथ्वी के चारों ओर क्यों ये फैला हुआ है, मतलब
पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ क्यों सटा हुआ है? तो इसका सीधा सा आंसर आपको देना है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से सटा हुआ है। किसके कारण से? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ क्या बना हुआ है? उसका वायुमंडल बना हुआ है। तो पृथ्वी के साथ वायुमंडल किस कारण से है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से है। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना होता या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत नहीं होता कि वो उस अपने वायुमंडल को अपने साथ नहीं रख पाता, तो पृथ्वी का क्या नहीं होता? वायुमंडल नहीं होता। ठीक है, तो पृथ्वी के साथ वायुमंडल उसके कौन से बल के कारण से सटा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। ठीक, दूसरा, ये वायुमंडल महत्वपूर्ण क्यों है? वायुमंडल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बिना वायुमंडल के पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है ना, ध्यान दे लेना, बिना वायुमंडल के पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किसके बिना? बिना वायुमंडल के, बिना वायुमंडल के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव नहीं है, ध्यान दे लेना ये बात। ठीक है, मतलब यह है कि पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जितने भी जीव हैं, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर करता है? उनका अस्तित्व पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल नहीं हो तो यहां जितने भी जो जीव हैं उनका अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। अच्छा, जीवन संभव क्यों नहीं है? जीवन संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं होता ना, क्या होता? वायुमंडल नहीं होता तो जो तापमान है ना, कौन है? तापमान। इस तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती। क्या हो जाती? ध्यान लिखना, तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती। ठीक है, और साथ ही में अप्रत्याशित क्या हो जाती? कमी हो जाती। मतलब दिन का जो तापमान है वो बहुत ज्यादा हो जाता, ठीक है, और रात्रि का जो तापमान है वो बहुत ही क्या हो जाता? कम हो जाता, जिसके कारण से पृथ्वी के ऊपर किसी भी प्रकार के जीव का अस्तित्व संभव नहीं होता। ठीक है, प्रश्न कौन सा बनेगा? वायुमंडल क्या है? विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो पृथ्वी के चारों ओर किस कारण से फैला हुआ है, या पृथ्वी के चारों ओर वो किस कारण से डटा हुआ है या सटा हुआ है? तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी ने वायुमंडल को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण से अपने चारों ओर क्या कर रखा है? सटा रखा है। ठीक है, फिर ये जो वायुमंडल है इसका महत्व क्या है? तो बिना वायुमंडल के पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव नहीं है, किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि बिना वायुमंडल के पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तापमान में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाएगी और अप्रत्याशित कमी हो जाएगी। मतलब दिन का तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा और रात्रि का तापमान गिरकर बहुत ही कम हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी के ऊपर बिना वायुमंडल के क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है। ठीक है, आगे बात करें। ये तो किसकी बात है? वायुमंडल की बात है ना। वायुमंडल की क्या है? ये तो परिभाषा है। ठीक, सबसे पहले हमने क्या देखी? वायुमंडल की परिभाषा। फिर वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन का मतलब होता है कि वायुमंडल जो है ना वो किन से मिलकर बना है। हालांकि परिभाषा में आ गया कि वायुमंडल जो है ना वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो वायुमंडल का निर्माण जो है ना वो गैसों के साथ साथ दो और प्रमुख तत्वों से मिलकर होता है। वायुमंडल का निर्माण गैसों के साथ साथ दो और तत्वों से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, तो वायुमंडल का संगठन का मतलब क्या हो गया? है ना, कौन है? वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन, इसका मतलब यह होता है कि वायुमंडल का निर्माण कौन कौन से तत्वों से मिलकर होता है। हालांकि परिभाषा में हमने क्या पढ़ा? परिभाषा में हमने यह पढ़ा है कि वायुमंडल का जो निर्माण है, किसका? वायुमंडल का जो निर्माण है
वो विभिन्न गैसों से होता है ना। तो विभिन्न गैसों के साथ साथ दो और तत्व हैं जो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वायुमंडल का निर्माण करते हैं। मतलब वायुमंडल का जो संगठन है या वायुमंडल का जो निर्माण है, ठीक है, ध्यान देना, वायुमंडल का निर्माण, वायुमंडल का निर्माण तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर होता है। कितने हैं, तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर होता है, तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर हुआ है, ठीक है। कितने तत्वों से मिलकर हुआ है, तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर हुआ है। और ये तीन प्रमुख तत्व आपके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ये जो तीन प्रमुख तत्व हैं उसमें सर्वप्रमुख जो तत्व है वो तो क्या है, विभिन्न प्रकार की गैसें। दूसरा कौन है, जलवाष्प, ये भी एक प्रकार की गैस ही है। और तीसरा कौन सा है, एरोसोल्स। तीसरा कौन सा है, एरोसोल्स। एरोसोल्स का मतलब हो गया धूल के जो कण हैं, राख के जो कण हैं, कालिका जो है ना, पराग कण जो है, कौन है, पराग कण जो है, विभिन्न प्रकार के जो आपके जैविक पदार्थ हैं, बिल्कुल जो बारीक बारीक कण हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, एरोसोल्स। तो इन तीन तत्वों से मिलकर किसका निर्माण होता है, वायुमंडल का निर्माण होता है, ठीक है। सर्वप्रमुख योगदान किसका है, गैसों का है। सर्वप्रमुख जो योगदान है वो किसका है, आपका गैसों का है, ठीक है ना। तो देखो जरा, हमने बात की वायुमंडल के संगठन की, तो सर्वप्रथम हमने बात की किसकी, गैसों की। तो वायुमंडल में जो गैसें मिलती हैं, अगर इनकी चर्चा करें, इसकी वायुमंडल की जो गैसें हैं इनकी अगर चर्चा करें तो देखो यहां दो बातें आपको ध्यान रखनी है। वायुमंडल में मिलने वाली जो गैसें हैं ना, इनको दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो कौन सी, स्थायी गैसें। कौन सी गैसें, स्थायी गैसें, मतलब वे गैसें जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। और दूसरी कौन सी, अस्थायी गैसें, है ना, मतलब परिवर्तनशील गैसें। कौन सी गैसें, परिवर्तनशील गैसें और अपरिवर्तनशील गैसें, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी परिवर्तनशील गैसें हैं और निम्न में से कौन सी स्थायी गैसें हैं। तो स्थायी गैसों की अगर अपन बात करें ना, तो एक तो आती है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन। एक तो आपकी कौन सी आती है, नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरी आती है कौन सी, ऑक्सीजन। कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक है। और तीसरी जो आपकी आती है वो है कौन सी, आर्गन। कौन सी है, आर्गन या ऑर्गन। ये तीन गैसें हैं वायुमंडल की, किस प्रकार की गैसें हैं, स्थायी गैसें हैं, अपरिवर्तनशील गैसें हैं। बाकी जितनी भी गैसें हैं वो क्या है, परिवर्तनशील गैसें हैं। जैसे अगर परिवर्तनशील गैसों की बात करें तो जैसे आपकी CO2 है, कौन सी है, CO2 है, ठीक है। ओजोन है, कौन सी है, आपकी ओजोन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका जलवाष्प भी एक प्रकार की क्या है, गैस ही है, ठीक है। इसके अलावा जाओगे तो हीलियम है, कौन सी है, हीलियम गैस है, परिवर्तनशील गैसें हैं। इसी प्रकार से जैसे आपकी कौन सी है, मीथेन है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपकी कौन सी है, जेनॉन है, कौन सी है, जेनॉन है ना। इसी प्रकार से आप जाओगे तो नियोन है, कौन सी है, नियोन, है ना, कौन सी है, नियोन। कौन सी गैस है, नियोन, ठीक है। आदि जो गैसें हैं जो वायुमंडल में मिलती हैं, क्रिप्टॉन भी है, कौन सी है, क्रिप्टॉन भी है, ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो ये सभी जो गैसें हैं ना, ये किस प्रकार की गैसें हैं, ये आपकी अस्थायी गैसें या परिवर्तनशील गैसें हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि वायुमंडल का जो संगठन है या वायुमंडल का जो निर्माण है वो तीन प्रमुख तत्वों से मिलकर होता है। एक गैसें है, दूसरा जलवाष्प है और तीसरा आपका कौन सा है, एरोसोल्स है। गैसों की बात करें तो वायुमंडल में मिलने वाली जो गैसें हैं वो एक तो स्थायी गैसें हैं। स्थायी जो गैसें हैं इसमें एक तो आपकी कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ऑर्गन है, ठीक है। फिर अस्थायी गैसों में जैसे CO2 है, ओजोन है, जलवाष्प है, हीलियम है, मीथेन है, जेनॉन है, नियोन है ना, आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। आदि सभी जो गैसें हैं वो किस प्रकार की गैसें हैं आपकी, वो आपकी अस्थायी गैसें हैं, ठीक है। ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले बात करें कि वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा
कितनी परसेंट है, या वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो देखो अगर आगे की चर्चा करें, है ना, इधर आइएगा, ये आपका वायुमंडल है ना। तो वायुमंडल में देखो सर्वाधिक जिस गैस की मात्रा है नंबर 1, वो है आपका कौन सा, नाइट्रोजन। कौन सी गैस है, देखिएगा इधर, मैं वापस से लिख भी दूंगा, नंबर 1 पर कौन है, नाइट्रोजन है। मात्रा कितनी है देखो, 78.084% किसकी है, नाइट्रोजन की है। ठीक है। 2 नंबर पर आपकी कौन सी है, ऑक्सीजन है। 2 नंबर पर कौन सी है, ऑक्सीजन है। कितनी है, 20.946% है। ठीक है। 3 नंबर पर आपकी कौन सी है, तो 3 नंबर पर है आपकी कौन सी, आर्गन। कितनी है, 9.3% है। और 4 नंबर पर जो आती है वो है आपकी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.0407% है। कहने का मतलब ये हो गया कि वायुमंडल जो है ना, इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो तो कौन सी है, वो तो है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन। ठीक है। कितनी परसेंट है, 78.08% है, पूरा वहां लिखा हुआ है। 2 नंबर पर जो आपकी गैस आती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है। कौन सी है, ऑक्सीजन है। कितनी है, 20.94% है, पूरा वहां लिखा हुआ है। ठीक है, नजर आ रहा होगा। तीसरी जो गैस है वो है कौन सी, आर्गन, और आर्गन जो है वो है 0.93% है। और 4 नंबर पर जो गैस आती है वो है आपकी कौन सी, CO2, और वो है 0.040% है। ठीक है, वो वहां लिखा हुआ है। फिर अन्य गैसें हैं, फिर क्या है आपकी, अन्य गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। अन्य गैसों की अगर अपन बात करें तो देखो कौन कौन सी गैस मिलती है। एक तो आपकी कौन सी मिलती है, कौन सी मिल रही है, हीलियम मिलती है। इसके अलावा हाइड्रोजन मिलती है। कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसके अलावा नियोन गैस मिलती है। कौन सी मिलती है, नियोन है। इसके अलावा है ना, जेनॉन है। कौन सी है, जेनॉन गैस मिलती है। इसके अलावा जाए तो क्रिप्टॉन सॉरी कौन सी है, क्रिप्टॉन जो गैस है वो मिल जाएगी। इसके अलावा जाएं तो ओजोन है। कौन सी गैस है, ओजोन गैस है। इसके अलावा जाएं तो आपकी कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। कौन सी गैस है, मीथेन। ये गैसें हैं जो कहां मिलती हैं, जो वायुमंडल में मिलती हैं। कहां मिलती हैं, आपके वायुमंडल में मिलती हैं। ठीक है ना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। ठीक है ना। ठीक है। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में मिलने वाली जो गैस है ना, वो आपकी कौन सी है, देखो सबसे ज्यादा जो वायुमंडल में मिलने वाली गैस है वो है आपकी कौन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना। फिर कौन है, ऑक्सीजन है। यहां एक प्रश्न और भी बनता है वो प्रश्न ये बनता है कि वायुमंडल के संगठन, दूसरा मार्कर यूज में लेते हैं। प्रश्न क्या बनेगा, वायुमंडल के संगठन का, वायुमंडल के संगठन का लगभग 99% से ज्यादा, 99% से ज्यादा भाग कौन सी गैसों का है, कौन सी गैसों का है। ठीक है ना। तो यहां आपको ध्यान रखना है कौन सी गैसों का है। तो सभी जानते हो कौन सी गैसों का है। तो कौन सी गैसों का हो जाएगा, 78.08% हो जाएगा और 20.94% हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 4 12, 2 हो गए, ये 0 हो गया। ठीक है। फिर
ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, तो लगभग कितना हो गया 99.02% जो भाग है वो केवल किसका है, वो केवल है एक तो नाइट्रोजन का और एक किसका है, ऑक्सीजन का है ना। एक तो नाइट्रोजन का है और एक आपका किसका है, ऑक्सीजन का है। ठीक है, बाकी जो प्रश्न आपका बनता है ना वो यही बनता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन, दूसरी सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कौन सी है, ऑक्सीजन, और तीसरी सबसे ज्यादा जो मिलती है वो कौन सी है, ऑर्गन, और चौथी जो सबसे ज्यादा मिलती है जिसकी मात्रा भी पूछ ली जाती है वो कितनी है, 0.04% है। ठीक है, अभी कुछ किताबों में इसको 0.038% दे रखा है। ठीक है, और कुछ किताबों में इसको 0.039% दे रखा है। बाकी लेटेस्ट कितना है, 0.04% है। ठीक है ना, कितना है, 0.04% है। ठीक, अब आपको ये ध्यान रखना है, यहां देखो इतने से काम नहीं चलने वाला। यहां एक प्रश्न ये भी बनता है कि नाइट्रोजन की क्या उपयोगिता है, तो नाइट्रोजन के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन की क्या उपयोगिता है, ऑर्गन की क्या उपयोगिता है, CO2 की क्या उपयोगिता है और ओजोन की क्या उपयोगिता है। ये दो तीन बातें और आपको क्या करनी पड़ेंगी, ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब अगर अपन थोड़ा सा आगे चले तो देखो, अगर किसकी बात करें, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन गैस की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन गैस। अगर इसकी बात करते हैं तो क्या क्या बातें आपको नाइट्रोजन गैस के बारे में ध्यान में रखनी है। देखो इधर, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी मात्रा कितनी है, 78.08% है, पहली बात। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा, वायुमंडल में इसकी क्या है, ध्यान देना, सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है, सर्वाधिक मात्रा वाली गैस, सर्वाधिक मात्रा वाली गैस है। ठीक, कौन, नाइट्रोजन। तीसरी, नाइट्रोजन जो है ना वो एक किस प्रकार की गैस मानी जाती है, नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस मानी जाती है। कैसी गैस है, निष्क्रिय गैस मानी जाती है। ये निष्क्रिय गैस कैसी है, तो ध्यान देना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है, ऑक्सीजन की, ध्यान देना, सक्रियता को कम करती है। सक्रियता का मतलब हो गया ऑक्सीजन के दहन की जो प्रक्रिया है, ऑक्सीजन के दहन की प्रक्रिया को कम करती है, प्रक्रिया को नियंत्रित करती है या कम करती है। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन नहीं होती, कौन नहीं होती, अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो थोड़ा सा हाँ, अब सब ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब फिर से देखना, मात्रा कितनी है, 78.08% है। मतलब वायुमंडल में मिलने वाली सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली क्या है, गैस है। किस प्रकार की गैस है, निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस कैसे है, जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की सक्रियता, मतलब ऑक्सीजन के जलने की जो प्रक्रिया है या जलने की जो दर है या उसके दहन की जो दर है उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है। कहने का मतलब यह हो गया, अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग जलती ही रहती है, क्योंकि आग किसके कारण से जलती है, ऑक्सीजन के कारण से। तो ऑक्सीजन जल रही होती या आग जल रही होती तो उसको नियंत्रित करने का काम किसका है, उसको नियंत्रित करने का काम नाइट्रोजन गैस का है। ठीक है, फिर अगली बात क्या ध्यान में रखनी है, जो नाइट्रोजन है ना ये जीवों के लिए आवश्यक है ना, हम हमारे जैसे या अन्य जितने भी जीव जंतु हैं, हम या अन्य जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए, तो ये क्या करती है, जीवों के लिए है ना, जीवों के लिए आवश्यक, जीवों के लिए आवश्यक, अति आवश्यक है ना, जीवों के लिए आवश्यक एमिनो एसिड, एमिनो एसिड
जिससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। तो जीवों के लिए आवश्यक एमिनो एसिड किससे प्राप्त होता है, नाइट्रोजन से ही मिलता है। किससे मिलता है, नाइट्रोजन से ही मिलता है। ठीक है, ये दो बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। किसके बारे में, नाइट्रोजन गैस के बारे में। क्या क्या, वायुमंडल में मिलने वाली सर्वाधिक गैस। ठीक है, किस प्रकार की गैस है, निष्क्रिय गैस है। ऑक्सीजन की सक्रियता को, दहन की जो दर है उसको कम करने का कार्य करती है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर नाइट्रोजन गैस ना होती तो ऑक्सीजन या आग जल ही रही होती, उसको बुझा पाना क्या नहीं होता, संभव नहीं होता। और जीवों के लिए जो आवश्यक है कौन सा, एमिनो एसिड, जिससे क्या बनता है, प्रोटीन। तो वो किससे बनता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से ही बनता है। क्योंकि वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको, है ना, कुछ जीव हैं वो क्या करते हैं, ग्रहण करके मृदा में उसका स्तरीकरण करने का काम करते हैं और फिर उससे क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है और वो विभिन्न जीवों में प्रोटीन का कार्य करता है। मतलब नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं, है ना, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आपका शैवाल है, जैसे आपका कौन सा है, शैवाल है ना। इसी प्रकार से आपका लिग्मेनिस है, जो पादप है, वो ये कार्य करते हैं। ठीक, दूसरी जो आपकी गैस है वो है कौन सी, ऑक्सीजन। कौन सी है भैया, ऑक्सीजन है। अगर किसकी बात करें, ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ना, इसकी सबसे पहले तो आपको मात्रा ध्यान रखनी है। कितनी है, 20.94 है। ठीक है, मात्रा के आधार पर क्या हो गई, ये दूसरी सर्वाधिक गैस है। वायुमंडल में मिलने वाली क्या है, दूसरी सर्वाधिक गैस। कौन है, आपकी ऑक्सीजन है। दूसरी सर्वाधिक क्या है, ये वायुमंडल में मिलने वाली गैस है। फिर ऑक्सीजन का क्या काम है ना। तो ऑक्सीजन के बारे में आप ध्यान रखना। अगर किसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन किस प्रकार की गैस है, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन सक्रिय गैस है और ये किस प्रकार की थी, ये निष्क्रिय गैस थी। ठीक है, अगली बात, जो ऑक्सीजन है ये क्या है, ये प्राणदायी, क्या है, ये प्राणदायी गैस है। मतलब ऑक्सीजन के बिना जीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी के ऊपर संभव नहीं है। मतलब ऑक्सीजन के बिना क्या संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। तो कैसी गैस है, प्राणदायी गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान देना, जो पौधे होते हैं ना, कौन है, पौधे, प्रकाश संश्लेषण, कौन सी है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के समय CO2 को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, या ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं भैया, उत्सर्जन करते हैं। तो ये बातें आपको कौन सी गैस के बारे में ध्यान में रखनी है, ये बातें आपको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑक्सीजन गैस के बारे में ध्यान में रखना है। मात्रा कितनी है, तो 20.94% है। मात्रा के आधार पर वायुमंडल में मिलने वाली दूसरी सर्वाधिक गैस है। किस प्रकार की गैस है, सक्रिय गैस है। किस प्रकार की गैस है, प्राणदायी गैस है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के समय पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं या वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करते हैं या उत्सर्जित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये दो गैसें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगला जो गैसें हैं उनके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। अगली गैस देखो, अगली गैस आपको ध्यान में रखनी है कौन सी, आर्गन। आई थी ना 3 नंबर वाली गैस, कौन सी है, आर्गन या ऑर्गन। तो ऑर्गन गैस के बारे में क्या ध्यान रखना है, वही सबसे पहली बात, वायुमंडल में इसकी मात्रा कितनी है, तो वायुमंडल में जो इसकी मात्रा है वो है 0.93%। तो ये इसके आधार पर क्या हो गई, तीसरी सर्वाधिक गैस है। तीसरी क्या है, ये ध्यान देना, तीसरी क्या है, सर्वाधिक गैस। ठीक है, तो वायुमंडल में मिलने वाली तीसरी क्या है, सर्वाधिक गैस है, पहली बात। दूसरी बात, आर्गन जो है ना, ध्यान देना, आर्गन जो है
ये अक्रिय गैस है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आर्गन क्या है? ये अक्रिय गैस है। ठीक है ना? किस प्रकार की गैस है? ये एक अक्रिय गैस है, अक्रियाशील गैस है। कौन? आर्गन। ठीक है, यहां ये ध्यान देना, नोट डाल के बता रहा हूं आपको दो बातें। कितनी बातें? दो बातें आपको नोट के माध्यम से बताई जा रही हैं। पहली बात, वायुमंडल की अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं? देखना, वायुमंडल की अक्रिय गैसें, है ना? तो वायुमंडल की जो अक्रिय गैसें हैं, अगर अपन इसकी चर्चा करें तो देखो, उसमें पहला नाम तो किसका आता है? ऑर्गन का। पहली गैस तो कौन सी है? ऑर्गन। ठीक है, दूसरी जो गैस है वो है कौन सी? नियॉन। तीसरी जो गैस आपको ध्यान में रखनी है वो है कौन सी? जेनॉन। चौथी जो गैस आपको ध्यान में रखनी है वो है कौन सी? क्रिप्टॉन। है ना? ये वायुमंडल की कैसी गैसें हैं? ये वायुमंडल की अक्रिय गैसें हैं। कौन कौन सी? ध्यान से देखो, कौन कौन सी हैं? ऑर्गन है, नियॉन है, जेनॉन है और क्रिप्टॉन है। ये वायुमंडल की क्या है? अक्रिय गैसें हैं। ये जो वायुमंडल में मिलने वाली अक्रिय जो गैसें हैं ना, उनमें सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन है। ठीक है, तो एक बात और ध्यान देना, क्या? वायुमंडल में मिलने वाली, वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाली अक्रिय गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मिलने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय गैस कौन सी है? अक्रिय गैस आपकी कौन सी हो जाएगी? अक्रिय गैस ऑर्गन ही है। कौन सी है? ऑर्गन ही है। ठीक है, ध्यान दे लेना। ये क्या है? वायुमंडल की अक्रिय गैसें हैं, ऑर्गन, जेनॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन। इनमें सबसे ज्यादा मात्रा में वायुमंडल में मिलने वाली जो अक्रिय गैस है वो आपकी कौन सी है? ऑर्गन है। ठीक है, एक बात और आपको यहां ध्यान दे लेना है, वो भी आपका प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है? ध्यान से देखिएगा। एक गैस है कौन सी? रेडॉन। कौन सी गैस है? रेडॉन गैस है। तो रेडॉन जो गैस है ना, ये भी किस प्रकार की गैस है? ध्यान दे लेना, अक्रिय गैस है। कैसी गैस है ये? अक्रिय गैस है। कौन? रेडॉन अक्रिय गैस है। ठीक है, लेकिन ये वायुमंडल में नहीं मिलती, ये ध्यान दे लेना। ये कहां नहीं मिलती है? ये वायुमंडल में नहीं मिलती है। कौन? रेडॉन। ये कहां मिलती है? तो जब भूकंप आता है, जब क्या आता है? आपका भूकंप आता है, तो भूकंप के समय ये गैस जो है ना क्या होती है? उत्सर्जित होती है। ये ध्यान दे लेना, भूकंप के समय उत्सर्जित, भूकंप के समय क्या है? उत्सर्जित होने वाली गैस है कौन सी? रेडॉन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में ध्यान रखना है? ऑर्गन के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली जो गैस है वो होगी आपकी कौन सी? CO2। कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है वो देखिएगा। सबसे पहले मात्रा, तो मात्रा कितनी है? 0.04% है। ठीक है, दूसरा, ये किस प्रकार की गैस है? ये एक भारी गैस है। ध्यान लेना, ये एक क्या है? भारी गैस है। मतलब ये एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल के निचले जो भाग हैं, वायुमंडल की जो निचली परतें हैं ना, उन्हीं में मिलती है। उन्हीं में क्यों मिलती है? क्योंकि भारी गैस है। तो वायुमंडल के निचले भागों में मिलने वाली क्या है? ये भारी गैस है। कौन? CO2। ठीक है, फिर क्या है? फिर अगली बात देना, ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाली प्रमुख गैस है या सर्वप्रमुख गैस है। कौन से प्रभाव वाली? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली सर्वप्रमुख गैस। क्या है ये? सर्वप्रमुख गैस है। कौन सी? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली सर्वप्रमुख गैस है। कौन सी? आपकी CO2। ठीक है, अब ये जो CO2 है ना,
कौन है? ये जो CO2 है ये उत्सर्जित कहां से होती है ना? वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है वो कहां से आती है? तो ध्यान दे लेना, इसका जो सर्वप्रमुख स्रोत है ना वो है जीवाश्म के दहन से। किसके दहन से? जीवाश्म के दहन से वायुमंडल में क्या पहुंचती है? आपकी CO2 पहुंचती है। अब वायुमंडल का दहन कोई सा भी हो सकता है भाई, कोयले का दहन करोगे या पेट्रोलियम का दहन करोगे या कोई भी लकड़ी वगैरह आप जलाओगे या अन्य कोई भी पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं या मानव का जो शरीर है या किसी भी जीव जंतु का शरीर है, अगर उसको आप क्या करोगे? जलाओगे, तो किसकी मात्रा वायुमंडल में उत्सर्जित होगी? CO2 की मात्रा। तो जीवाश्म के दहन से और जीवों की श्वसन प्रक्रिया के कारण, जीवों की श्वसन प्रक्रिया मतलब जितने भी जीव हैं जब वो श्वास लेते हैं तो उस समय, जब वो श्वास छोड़ने का काम करते हैं तो उस समय भी वायुमंडल में किसका उत्सर्जन होता है? आपके CO2 का उत्सर्जन होता है। ठीक है, हालांकि CO2 की जो मात्रा है ना वो वायुमंडल में एक निश्चित अनुपात में होनी अति आवश्यक है, क्योंकि जो CO2 है वो पृथ्वी के वायुमंडल को जीवन जीने लायक बनाती है। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल को ये एक स्तर रखती है ना? अगर मान लो CO2 नहीं होती, क्योंकि CO2 करती क्या है? सूर्य से आने वाला जो विकिरण है, सूर्य से आने वाला जो सौर विकिरण है जो कि लघु विकिरण होता है, तो सूर्य से आने वाले लघु विकिरण को तो ये धरातल के ऊपर आने देती है और पृथ्वी से छोड़े जाने वाले पार्थिव विकिरण को ये क्या कर लेती है? रोक लेती है, जिससे पृथ्वी की सतह के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। पृथ्वी के सतह के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगर वह तापमान एक निश्चित मात्रा में बना रहता है तो जीवन जीने योग्य परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, और अगर वो तापमान ज्यादा हो जाता है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग वगैरह कहते हैं कि पृथ्वी के तापमान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, तो उसका कारण जो है ना वो CO2 की वायुमंडल में बढ़ती मात्रा है। और वो मात्रा कब बढ़ती है? जब हम है ना अप्रत्याशित जीवाश्म का क्या करते हैं? दहन करते हैं। जैसे कल कारखानों से निकलने वाला धुआं है ना, ये जो आपके जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है ना, उन सभी के कारण से क्या होता है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है। एक अनुमान ये कहता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद वायुमंडल में CO2 की मात्रा में अप्रत्याशित क्या हुई है? वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वृद्धि हुई है। हालांकि वायुमंडल के लिए CO2 क्या है? वायुमंडल मतलब पृथ्वी के तापमान को जीवन जीने लायक बनाने के लिए किसकी अति आवश्यक है? वायुमंडल में CO2 की अति आवश्यकता है, लेकिन वो एक निश्चित मात्रा में है। क्या है? निश्चित मात्रा में है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो हमने कितनी गैसों की बात की? हमने 4 गैसों की बात की। पहली कौन सी? नाइट्रोजन। दूसरी कौन सी? ऑक्सीजन। तीसरी हमने किसकी बात की? ऑर्गन। और चौथी हमने किसकी बात की? CO2। एक गैस की बात और करते हैं, और वो है आपकी कौन सी? ओजोन। कौन सी है? ओजोन गैस। ठीक है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण गैस है। कौन सी? ओजोन गैस। तो ओजोन गैस की बात करें तो ओजोन कैसी गैस है भैया? सबसे पहली बात, ओजोन जो है ना ये ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, या ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बनती है। या ओजोन का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान दे लेना, ऑक्सीजन से इसका निर्माण होता है। किसका? किसका निर्माण होता है? ओजोन का। ठीक। दूसरी बात, ये किस प्रकार की गैस है? ये परिवर्तनशील गैस है, मतलब ये अस्थायी गैस है। परिवर्तनशील या वायुमंडल में मिलने वाली क्या है? अस्थायी गैस है। ध्यान दे लीजिएगा। कौन? ओजोन। ठीक है, फिर अगली बात, ओजोन मिलती कहां है ना? तो ओजोन कहां मिलती है भैया? ओजोन ध्यान देना, ओजोन मिलती है समताप मंडल में। कहां मिलती है? समताप मंडल में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्राटोस्फेयर। अरे कहां मिलती है ये? ध्यान देना, ये मिलती है स्ट्राटोस्फियर में, या स्ट्राटोस्फियर में ये मिलती है। अब इस समताप मंडल में कहां मिलती है? तो समताप मंडल में ध्यान दे लीजिएगा, समताप मंडल में ये 20 किलोमीटर से 48 किलोमीटर की ऊंचाई या 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। हालांकि इसकी जो सघनता होती है वो 20 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक होती है।
ठीक है। तो इसकी जो सघनता होती है वो कहां से होती है, 20 से 35 किलोमीटर। बाकी मिलती कहां तक है, 48 या 50 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। ठीक है, तो कहां मिलती है, समताप मंडल में मिलती है। कौन, ओजोन। अगली बात, ओजोन जो है ना, ये भी ध्यान देना, एक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। ये भी कैसी गैस है, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली क्या है, गैस है। ठीक है, ये ध्यान वैसे रख लेना, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली क्या है, गैस है। कौन, ओजोन। अब मिलती कहां है, तो हमने आपको बता दिया समताप मंडल में। कार्य क्या है ओजोन का, तो वो ध्यान देना, सूर्य से आने वाली, कौन सी है, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो है ना, कौन सी, पैराबैंगनी, यूवी जो है ना, अल्ट्रावायलेट जो होती है, यूवी विकिरणों का अवशोषण कर धरातलीय जीवों की रक्षा करती है, धरातलीय जीवों की रक्षा करती है। कौन, आपकी ओजोन गैस। कौन करती है, ओजोन गैस, यही कार्य करती है। ठीक है, अब अगली बात, हमने आपको क्या बताया, ये ओजोन गैस है। हमने ये कहा कि ये जैसे अपना धरातल है, ठीक है, धरातल से ऊपर जब अपन जाएं तो ये समताप मंडल, और समताप मंडल में ये यहां, ठीक है, वापस से देखना, ये यहां से आपका समताप मंडल शुरू हो जाएगा और ये यहां तक आपका क्या है, समताप मंडल है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है, यहां आपको क्या मिल जाएगी, तो यहां आपको ओजोन गैस मिल जाएगी। ये यहां क्या पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। मतलब कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है, जो कि हमने आपको बता दिया, उधर लिखा हुआ है। अब इसमें इसकी जो सघनता होती है ना, इसकी जो सघनता होती है वो यहां पाई जाती है इस प्रकार से। ये इसका क्या है, बिल्कुल सघन हिस्सा है, और सघन हिस्सा 20 किलोमीटर से लगाकर कितने किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर तक है। ठीक है, 20 किलोमीटर से लगाकर कितने किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर तक ये मिलती है। अब सूर्य से जो भी विकिरण आया, किससे, सूर्य से, मान लो ये आपका क्या है, सूर्य है, तो सूर्य से जो विकिरण आएगा ना, किससे, सूर्य से जो विकिरण आएगा वो इससे छनकर आएगा, और धरातल के ऊपर जब ये विकिरण आता है तो इसमें से किसका अवशोषण कर लिया जाता है, इस ओजोन गैस के द्वारा यूवी का अवशोषण कर लिया जाता है, पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो फिल्टर होकर आता है ना, ये क्या होता है, फिल्टर होकर आता है। परंतु इधर देखना, ये आपका धरातल, ठीक, और ये इस प्रकार से जो कर्नाटक का अंटार्कटिका वाला जो भाग है ना, कौन सा वाला भाग है, अंटार्कटिका की अगर अपन बात करें तो ये अंटार्कटिका वाला भाग है। ठीक है, अब अंटार्कटिका में होना तो ऐसे चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इस प्रकार से होना चाहिए था, ओजोन गैस। लेकिन अंटार्कटिका में एक जो भाग था ना, वो इस प्रकार से नजर आना शुरू हुआ। देखो, ये ओजोन गैस है, लास्ट में चलते चलते यहां जो है ना, इस प्रकार से ओजोन मिल गई। ठीक, मतलब फिर ये वापस से अपना ओजोन गैस का मंडल जो है ना, वो क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देखना जरा, ये यहां ओजोन गैस है, ये ओजोन गैस का मंडल है, ये पूरा का पूरा किसका मंडल है, ओजोन गैस का मंडल है। ठीक है ना, ये है यहां कौन, ओजोन गैस। ठीक है, लेकिन यहां क्या नहीं है, यहां इस वाले भाग में ओजोन गैस नहीं है। ठीक है, अब यहां ओजोन गैस नहीं है तो सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो तो भाई डायरेक्ट आएगा धरातल के ऊपर। सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो तो कहां आएगा, धरातल पर आएगा। इधर से आएगा तो फिल्टर होकर आएगा, इधर से आएगा तो क्या होकर आएगा, फिल्टर होकर आएगा, इधर से आएगा तो फिल्टर होकर आएगा, और इधर से आएगा तो फिल्टर। लेकिन यहां से जो आ रहा है ना, वो बिना फिल्टर के ही आएगा। यहां से जो आ रहा है वो क्या है, बिना फिल्टर के ही आ रहा है। इसी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है। तो ये आपका कौन है, ये है आपका ओजोन छिद्र। ठीक है, इधर लिख देता हूं, इसको क्या बोला जाता है, इसको ओजोन छिद्र बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? ये है ओजोन छिद्र। अब ये ओजोन छिद्र जो है ना, इसकी खोज कहां हुई है? तो ध्यान देना, ये है कहां? अंटार्कटिका। इसकी खोज कहां हुई है? अंटार्कटिका में इसकी खोज हुई। कब हुई? 1985 में हुई। ठीक है, जोसेफ फोरमैन के नेतृत्व में। किसके? है ना, जोसेफ फोरमैन। जोसेफ फोरमैन के नेतृत्व में किसकी खोज हुई है? इस ओजोन छिद्र की खोज हुई थी। ठीक है, हालांकि एक आपका बी गार्डनर भी था। कौन था? बी गार्डनर भी थे, और भी बहुत सारे क्या थे? वैज्ञानिक थे, लेकिन मेन जो नाम आता है वो किसका आता है? आपके जोसेफ फोरमैन का। हालांकि इसके साथ भी कौन आता है? इसके साथ ही बी, है ना, गार्डनर का नाम भी आता है। किसका नाम आता है? बी गार्डनर का नाम भी आता है, लेकिन महत्वपूर्ण नाम जो है ना वो किसका है? आपके इस फोरमैन का है। ठीक है, तो ये किसकी बात है? ओजोन की बात है। यहां ये ध्यान रखना, ओजोन गैस जो है ना, इसका नाश करने वाला कौन है? भाई ओजोन गैस का निर्माण किससे हुआ? ऑक्सीजन से होता है। ओजोन गैस को नष्ट करने वाले कौन है? तो यहां ये भी ध्यान रख लेना, ओजोन गैस को नष्ट करने वाले, ओजोन गैस को नष्ट करने वाले, है ना, तो ओजोन गैस को नष्ट करने वालों में जो सबसे ऊपर है उसका नाम है CFC। कौन है? CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, फिर 2 नंबर पर जो है ना वो है नाइट्रस ऑक्साइड। कौन है? आपका नाइट्रस ऑक्साइड है। कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड। 3 नंबर पर जो है ना वो है कौन सा? हेलोजेंस या जेंस। कौन है? हेलोजेंस है। ये 3 है तत्व जो किसको नष्ट करते हैं? ओजोन को नष्ट करते हैं, जिसमें सर्वप्रमुख आपका कौन सा है? CFC है। क्योंकि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु जो है वो नाइट्रोजन के 1,00,000 अणुओं को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। ठीक है, तो जो आपका एयर कंडीशनर है, मतलब जो AC है, अपने घरों में जो काम में लिया जाता है, जो आपका रेफ्रिजरेटर है जो घरों में काम में लिया जाता है, फ्रिज वगैरह, उससे उत्सर्जित होने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वप्रमुख गैस है, सर्वप्रमुख तत्व है, जो इसको ओजोन गैस को क्या करता है? नष्ट करता है। तो सर्वप्रमुख नष्ट करने वाला कौन है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक, जो जेट विमान है उनसे निकलने वाला नाइट्रस ऑक्साइड है, और जो आपका हेलोजेंस है, कौन सा है? हेलोजेंस, जो मुख्यतः अग्नि समक जो यंत्र होते हैं ना, आग बुझाने वाले, उनमें काम में लिया जाता है। कौन सा? हेलोजेंस। ये 3 तत्व हैं जो किसको नष्ट करते हैं? ओजोन गैस को नष्ट करते हैं। ठीक है, और लास्ट बात, ओजोन गैस की सांद्रता का मापन ध्यान दे लेना। ओजोन गैस की सांद्रता या सघनता का मापन डॉब्सन पद्धति से किया जाता है। कौन सी पद्धति से? डॉब्सन पद्धति से किया जाता है। ठीक है, ये भी आप क्या करना? ध्यान रखना। तो ओजोन की जो मात्रा है, ओजोन का जो घनत्व है, जो उसकी सघनता है, जो उसका है ना एक तरीके से सांद्रण है, वो किसके माध्यम से मापा जाता है? वो आपके डॉब्सन पद्धति के माध्यम से मापा जाता है। ठीक है, ये 4 गैसें जो है ना वो आपको 100% क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। ओजोन, फिर कौन? CO2, फिर ऑर्गन, फिर ऑक्सीजन, और फिर कौन सी? नाइट्रोजन। ठीक, तो हमने सबसे पहले किसकी बात की है? वायुमंडल का जो संगठन है, जो सबसे ज्यादा मिलकर किससे बनता है? गैसों से। अब हमें बात करनी है किसकी? जलवाष्प की, और किसकी? एरोसोल्स की। यहां से भी 2-3 प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। तो अगर इनकी चर्चा करें, अगर इनकी क्या करें? चर्चा करते हैं, तो देखिएगा किसकी बात करें? देखो किसकी बात करनी है?
जलवाष्प। कौन है आपका? जलवाष्प है। अगर जलवाष्प की बात करते हैं तो देखिएगा, जलवाष्प जो है ना, ये जल का गैसीय रूप है, जल का गैसीय रूप। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, जलवाष्प जो है ना, ये भी एक प्रकार की गैस ही है, एक प्रकार की गैस है। जलवाष्प क्या है? एक प्रकार की गैस है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है ना, 0 से 4% या कहीं कहीं पर 0 से 5% हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 5% से ज्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है। अगली बात, जो जलवाष्प है गैस का, जल का गैसीय रूप है, एक प्रकार की क्या है? गैस है। किस प्रकार की गैस है? तो ध्यान दे लेना, ये एक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। ध्यान देना, यह एक ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। कौन? आपका जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस से जैसे CO2 है, जलवाष्प है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्या है? गैसें हैं जो क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं। ठीक है ना। जैसे परफ्लोरा कार्बन है, ठीक है, आपका SF6 है। कौन सा है? SF6 है। ठीक है ना। बहुत सारे क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें हैं। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जलवाष्प भी एक क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस है। ठीक। अब ये जलवाष्प करता क्या है? तो देखो, जलवाष्प जो है ना, कौन? जलवाष्प है ना, कंबल के समान काम करता है। जलवाष्प कंबल के समान कार्य करता है। कंबल के समान का मतलब ये हो गया कि जलवाष्प जो है ना, ये सूर्य से आने वाला जो विकिरण होता है उसको धरातल पर आने देता है, और पृथ्वी से छोड़े जाने वाला जो विकिरण है उसको रोकने का काम करता है। मतलब कुछ समय के लिए रोक लेता है और फिर वायुमंडल में उसको जाने देता है, जिसकी वजह से धरातल का जो तापमान है ना, वो समान या सम बना रहता है। इसलिए बोला गया है कि किसके समान काम करता है? कंबल के समान। कंबल के समान को आप ऐसे समझ लीजिएगा भाई, जैसे ये आपका धरातल है, ये कौन है ना, ये आपका कौन है? धरातल है। ठीक। ये इधर आपका कौन है? मान लिया हमने सूर्य है। तो सूर्य से आने वाला जो भी विकिरण होगा ना, उसको जलवाष्प क्या करेगा? धरातल के ऊपर आने देता है। किसके ऊपर आने देता है? धरातल के ऊपर आने देता है। ठीक। कौन? जलवाष्प। लेकिन धरातल से जो विकिरण जाता है ना, उस विकिरण को वो कुछ समय के लिए क्या कर लेता है? रोक लेता है और फिर वायुमंडल में जाने देता है। कुछ समय के लिए क्या कर लेता है? रोक लेता है और फिर क्या करता है? वायुमंडल में इसको जाने देता है, जिससे धरातल का जो तापमान है वो समान बना रहता है। ठीक। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जलवाष्प का और क्या कार्य है, तो जलवाष्प का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो देखना। जलवाष्प का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि सभी मौसमी घटनाएं इसी कारण से होती है ना। वायुमंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो इसी के कारण से होती है। ठीक है। वायुमंडल की मौसमी घटनाएं इसी के कारण संभव है। मौसमी घटनाएं है ना, इसी कारण संभव है। कौन से कारण? इसी कारण संभव है। मतलब किसके कारण? जलवाष्प के कारण। अब मौसमी घटनाएं कौन कौन सी होती हैं भैया? कौन सी घटनाएं? मौसमी घटनाएं। तो अगर इनकी चर्चा करें ना, मौसमी घटनाएं, तो देखो, जैसे ओस का बनना, तुषार का बनना है ना, पाला गिरना। कौन सा हो गया? पाला गिरना। ध्यान देना है ना। संघनन होना, क्या होना? संघनन होना। ठीक है। क्या होना? संघनन होना। ये इसी के कारण होता है। बादल बनना, क्या बनना? बादल बनना है ना।
वर्षा होना, क्या होना, वर्षा का होना, ठीक है। तड़ित झंझा, कौन सा झंझा, तड़ित झंझा, है ना। तूफान आना, आंधी का आना, किसका आना, आंधी का आना, ठीक है। चक्रवात वगैरह बनना, ये सारी जो चीजें है ना, ये किसके कारण से संभव है, ये जलवाष्प के कारण से ही संभव है, ठीक है। तो यहां से जो प्रश्न बनता है ना, वो आपका यही बनता है, जलवाष्प। एक तो प्रश्न ये बनता है कि जलवाष्प कैसी है, ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैस। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि वायुमंडल में घटित होने वाली जो मौसमी घटनाएं हैं वो किसके कारण से संभव हो पाती है, तो वो आपके जलवाष्प के कारण से ही संभव हो पाती है, ठीक है ना। ये बात हो गई किसकी, जलवाष्प की। और लास्ट है आपका कौन सा, एरोसोल्स। लास्ट आपका कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है आपका कौन सा, एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल्स का मतलब देखो इसमें कौन कौन शामिल होता है, ध्यान से देना। एरोसोल्स में धूल के कण, किसके कण शामिल है, धूल के कण, ठीक है। राख, कौन है, राख या राख के कण, है ना। कालीमा मतलब जो आपके है ना, क्या बोल सकते हैं, धुएं के जो कण है, ठीक है। तो राख के कण, है ना। कालीमा, पराग कण, कौन से हैं, पराग कण आदि जो है ना, वो किस में शामिल किए जाते हैं, आपके एरोसोल्स में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और एरोसोल्स जो है ना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा बार यहां से प्रश्न पूछा गया है एरोसोल्स के संदर्भ में। क्यों, क्योंकि एरोसोल्स करता क्या है, जैसे ये सूर्य है ना, ये कौन है आपका, सूर्य, ठीक है। और ये है कौन, वायुमंडल। तो वायुमंडल में क्या है कि वायुमंडल में ऐसे छोटे छोटे आपके क्या हैं, ये एरोसोल्स है। वायुमंडल में ये छोटे छोटे क्या हैं, आपके एरोसोल्स हैं, ठीक है। और ये है आपका कौन, धरातल। तो जब सूर्य से आने वाला जो विकिरण है ना, वो किससे आकर टकराए, इस एरोसोल से आकर टकराता है, ठीक है। या मान लो इस एरोसोल से आकर टकराता है। टकराने के बाद में यहां से इस सौर विकिरण का क्या हो जाता है, वर्णात्मक प्रकीर्णन हो जाता है। तो यहां से क्या होगा, यहां से इस एरोसोल्स के कारण से जो सौर विकिरण आ रहा है उसका क्या हो जाएगा, वर्णात्मक प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्णात्मक प्रकीर्णन होगा। और इसी प्रकीर्णन के कारण से, इस किसके कारण से, इस प्रकीर्णन के कारण से क्या क्या घटित होता है, तो वो ध्यान दे लेना। इस प्रकीर्णन के कारण से, इस है ना, प्रकीर्णन के कारण से, हाँ सही लिखा है, ठीक है। इस प्रकीर्णन के कारण, है ना, दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी, ध्यान से देखना, पहली चीज क्या होगी, आकाश का रंग, किसका, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। एक तो ये काम होगा। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, किसके समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश का रंग, आकाश का रंग लाल दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो ये काम किसका है, ये काम है किसका, एरोसोल्स का। क्योंकि अगर वायुमंडल में एरोसोल्स नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। सौर विकिरण का क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश का रंग क्या दिखाई नहीं देगा, तो ध्यान दे लेना, आकाश का रंग जो है ना वो नीला दिखाई नहीं देगा। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कैसा दिखाई नहीं देगा, लाल दिखाई नहीं देगा। तो एरोसोल्स के कारण से प्रकीर्णन होता है और उस प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला
एवं सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि ये जो धूल के कण होते हैं ना, कौन है, ये जो आपके धूल के कण है, इनको आर्द्रताग्राही कण भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, ध्यान दे लेना, इनको आर्द्रताग्राही कण भी कहते हैं। आर्द्रताग्राही कण का मतलब यह होता है कि वायुमंडल में मौजूद जितना भी जलवाष्प होता है, वो जलवाष्प इन्हीं एरोसोल्स के चारों ओर संघनित होता है। ठीक है भाई, जैसे ये एरोसोल्स है ना, ये आपका क्या है, एक कोई एरोसोल्स है, और ये वायुमंडल में मौजूद क्या है, जलवाष्प है। तो ये जलवाष्प जो है ना संघनित होगा किसके चारों ओर, इस एरोसोल्स के चारों ओर ही संघनित होगा। और संघनन के बाद में जो आपका विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं हो रही थी, जैसे संघनन होना है ना, बादल बनना, ठीक है ना, वर्षा का होना है ना, ओस का गिरना, पाला का गिरना, ये सारी घटनाएं बाद में घटित होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो एरोसोल्स है ना, ये आर्द्रताग्राही कण होते हैं। आर्द्रताग्राही कण का मतलब यह हो गया कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प इन एरोसोल्स के चारों ओर ही संघनित होने का कार्य करते हैं। या शॉर्ट में अगर ऐसे बोले कि एरोसोल्स के कारण ही जलवाष्प जल की बूंदों में कन्वर्ट हो पाता है। कौन सी बूंदों में, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो पाता है। तो आज हमने बात की है किसकी, वायुमंडल के संगठन की। अगले सेशन में हम बात करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों की। ठीक है, उम्मीद है आपने सेशन को एंजॉय किया है और आपको ये समझ में भी आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ बात करते हैं अगले सेशन में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।